हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 654। उसके बाद दोस्तों 738, 738 के बाद दोस्तों 658, उसके बाद 734 और उसके बाद 662 और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीरीज के संख्याओं को बहुत ही गौर से देखेंगे, यानी कि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों 654 से 738 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। 738 से 658 सीरीज क्या हो गई, घट गई। 658 से दोस्तों 734 सीरीज क्या हो गई, बढ़ गई। 734 से 662 सीरीज क्या हो गई, घट गई। यानी कि यहाँ पे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। हो सकता है दोस्तों इसमें दो सीरीज भी लग सकती है, या तो घटेगी बढ़ेगी का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस, या फिर इसमें दो सीरीज हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए। 654 738 मतलब कि इसमें क्या है, ज़्यादा अंतर है। लेकिन दोस्तों 654 से 658 देखा जाए तो बिल्कुल पास पास है, और 658 से दोस्तों 662 देखा जाए तो यानी पास पास यहाँ भी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे डबल सीरीज है। 654 से 658 कितना हो गया, +4। 658 से 662 कितना हो गया, +4। तो यानी कि पहली वाली संख्या में क्या हुआ, +4। दूसरी वाली संख्या में देखिए 738 से 734 क्या हो गया, -4 हो गया। और दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, 734 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 734 और -4 बराबर कितना हो जाएगा, 730। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 730, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, इसमें डबल सीरीज थी, एक में +4 हुआ है तो दूसरे वाले में -4, उसके बाद क्या हो जाएगा, -4, यानी कि 734 -4 बराबर कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि चैंपियन को HCMA IPNO के रूप में लिखा जाता है तो नेगेटिव के लिए कूटबद्ध श्रृंखला क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, चैंपियन, तो चैंपियन में कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग हुआ है, देखिए C है, H है, A है, M है, P है, I है, O है और दोस्तों N है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों HC, ध्यान दीजिएगा, HCMA। उसके बाद दोस्तों क्या है, IP, और दोस्तों उसके बाद क्या है, NO, ठीक है। तो कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों जो जिन जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ है चैंपियन में, क्या आपको वही अक्षर यहाँ नीचे भी नहीं दिख रहा है, आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो कैसे लिखा गया दोस्तों, उसी को हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो दो का ग्रुप बनाया गया है, दो दो का क्या बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है। कैसे ग्रुप बनाया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, दूसरा वाला अक्षर पहले आ गया है, पहला वाला अक्षर दूसरे में चला गया है। फिर देख लीजिए, पहला वाला अक्षर बाद में और बाद वाला पहले, P वाला यानी पहले था बाद में, I जो है पहले, NO जो है बाद में चला जाएगा, N जो है पहले आ जाएगा। देख लीजिए हमारा सेम टू सेम यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, आप कहोगे बिल्कुल बना हुआ है। तो यानी कि हमें क्या बताना है, नेगेटिव को बताना है, यानी कि NEG, उसके बाद दोस्तों क्या है, A है, उसके बाद T है, उसके बाद I है, उसके बाद V है और दोस्तों लास्ट में E है। यहाँ भी क्या कर लेंगे, दो दो का यहाँ पे क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, E आएगा, कौन आएगा, E आएगा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे लास्ट में कौन जाएगा, V जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसके शुरुआत में E होगा और लास्ट में कौन होगा दोस्तों, V होगा, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिला लीजिए, यहाँ पे N है, यहाँ पे T है, गलत हो गया। यहाँ पे E है, यहाँ पे V है, ये सही हो सकता है। यहाँ पे M है, यहाँ पे E है, गलत हो गया। यहाँ पे E है, यहाँ पे N है, गलत हो गया। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी कि 3 विकल्प अगर हमारे गलत हो गए तो बचा हुआ विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। यहाँ पे पहले कौन आएगा, A आएगा। यहाँ पे लास्ट में कौन जाएगा, G जाएगा। यहाँ पे देखिए I पहले आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों T बाद में चला जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे E पहले आ जाएगा
और वी बाद में आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए ई एन ए, उसके बाद जी आई टी और लास्ट में ई वी, यहाँ भी ई वी दिया गया है। यानी हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन को आप लोग डबल स्टार मार्क कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पक्का मानिएगा 90% आपके दोस्त इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह 4 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? हमें बताना है दोस्तों, जहां से चला था और जहां पे पहुंचना चाह रहा है, वो पहुंचा हुआ है, उसके बीच की न्यूनतम मतलब उसके बीच की दूरी को बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैप को, तभी हम लोग उसको दाएं या बाएं घुमा पाएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। नीचे की ओर दक्षिण दिशा, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। दाहिने की तरफ में होती है पूर्व दिशा, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ में होती है दोस्तों पश्चिम दिशा, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है ना, पश्चिम की ओर चलता है, तो मान लीजिए ये है पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर दोस्तों उसने चलना शुरू किया। ठीक, चला गया, कोई बात नहीं। आगे देखिए, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दोस्तों पश्चिम का दायां क्या होगा बताइए, उत्तर होगा या दक्षिण होगा? तो पश्चिम का दायां दोस्तों हो जाएगा उत्तर। कौन हो जाएगा, उत्तर। तो कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद उसने क्या किया, 4 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा, आरंभिक बिंदु कहाँ पे है, ए। तो यानी बताइए कहाँ किधर की ओर चलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा कि आरंभिक बिंदु की ओर? तो दोस्तों आरंभिक बिंदु का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम दूरी की ओर चलेगा। यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें भी कितनी चलेगा, 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे दोस्तों लॉजिक लगाइएगा, मैथ का भी लॉजिक यहाँ पे लगेगा। अगर ये दोस्तों 5 किलोमीटर चला हुआ है, ये 12 किलोमीटर की दूरी है, तो ये दूरी दोस्तों इन दोनों दूरियों से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण दोस्तों आधार और लंब दोनों से भी ज़्यादा होता है। आप लोगों ने पाइथागोरस में पढ़ा हुआ होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, यानी कि यह कितना चलता है कर्ण वाले में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चलता है 4 किलोमीटर। कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों जो बची हुई दूरी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डॉट डॉट करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाली दूरी, ठीक, ये दूरी हमें इतनी निकालना है। ठीक है, ये वाली दूरी इतना, एक सेकेंड रुकिए, कौन सी दूरी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ये इतनी दूरी हमें जो ग्रीन सी है या फिर डॉट डॉट सी है, इतना हमें निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक थ्योरम लगता है पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये पूरा हमारा दूरी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये हमारा लंब। तो कर्ण का वर्ग बराबर दोस्तों क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग हो जाएगा। निकाल लीजिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और दोस्तों 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 144। तो यानी कि 25 और 144 रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 169, जो कि किसका वर्ग है, 13 का। किसका वर्ग है, 13 का। यानी कि टोटल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ये टोटल दूरी कितनी आ गई, ये टोटल दूरी आ गई दोस्तों यहाँ पे 13 किलोमीटर। कितनी आ गई, 13 किलोमीटर। जिसमें से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसने 4 किलोमीटर ये चल चुका है। ध्यान दीजिएगा, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो बची हुई दूरी हो जाएगी दोस्तों, बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, बची हुई दूरी हो जाएगी दोस्तों 13 - 4। कितना हो जाएगा, 13 - 4 बराबर 9 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, यानी 12 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगा, फिर यानी शुरुआती बिंदु की ओर, यानी कि 4 किलोमीटर चल चुका है। हमें दोस्तों यहाँ पे पूरा पूरा कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आंसर आया, 13। यानी कर्ण हमारा टोटल कितना है, 13। तो यानी कि जिसमें से 4 किलोमीटर चल चुका है, तो 13 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, शेष दूरी हो जाएगी 9 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए।
अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का है, यानी कि वेन आरेख का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। निम्न चित्रों में से कौन सा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच के संबंध को दर्शाता है? बताइए दोस्तों, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब में क्या समानता है, क्या संबंध है? आप कहोगे गूगल एक सर्च इंजन है, फेसबुक एक दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं, फेसबुक मतलब दूसरी चीज़ हो गई, गूगल से तो दूसरी चीज़ हो गई ना। यूट्यूब दोस्तों वीडियो का सलूशन होता है, तो फेसबुक अलग चीज़ हो गया। यानी इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। गूगल अलग चीज़ होती है, फेसबुक अलग चीज़ होता है, यूट्यूब अलग चीज़, तो अलग अलग बनेगा। अलग अलग किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला से जुड़े एक सही समीकरण को बनाने के लिए संबंधित सेट का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 9 - 3 - 1 - 4। इसको क्या करना है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाएं, सी को सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी नहीं होगा, ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। और दोस्तों ये हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, पहले वाले विकल्प के चिन्हों को उठाएं कि बी वाले को उठाएं कि सी वाले को उठाएं कि डी वाले को उठाएं, जिससे हमारा क्या हो जाए? बिल्कुल सही समीकरण सही हो जाए। तो इसमें दोस्तों एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। हमारा ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही होगा जिसमें दोस्त देखिए 9 है, 3 है, 1 है, 4 है। 9 और 3 में दोस्तों क्या हो जाएगा? आपस में भाग चला जाएगा। 9 में क्या होगा? 3 का भाग चला जाएगा। दिमाग लगाइएगा। तो 9 और 3 के बीच में यानी सबसे नंबर 1 पर होना चाहिए भाग। यहाँ पे दोस्तों बराबर है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भाग है दोस्तों। तो यानी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। यानी इस वाले विकल्प को उठाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 9/3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 9 में भाग देंगे 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 + 1 बराबर क्या हो गया? 4। यानी कि 4 बराबर क्या हो गया? 4। यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी यहाँ पे दोस्तों चिन्ह दिए गए हैं इनको रख देंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। समीकरण सही बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है। इसको रख कर देखेंगे हमारा नहीं बनेगा, इसको रख कर देखेंगे नहीं बनेगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे। होते तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का समान अनुसरण करता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 22,543 का अनुपात दिया है 16 से, तो 50,123 का अनुपात क्या होगा? बहुत सारे लोग इसमें जो है क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, ऐसा कर नहीं दोस्तों, हमें ज़्यादा अपने मन से तिकड़म नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। हम लोग इसका आसान सा सोल्यूशन देखेंगे। इतनी बड़ी संख्या से दोस्तों 16 बनाना है, इतनी बड़ी संख्या से हमारा क्या बनेगा? तो दोस्तों दिमाग हम लोगों का क्या चल रहा होगा? 22,543 से 16 कैसे बना सकते हैं? तो 22,543 के अंकों को दोस्तों यहाँ पे आपस में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 और 5 9, 9 4 होता है 13, 13 3 कितना हो गया? 16, जो कि यहाँ पे दोस्तों क्या है? दिया गया है। यहाँ भी निकालिए। 5 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11। क्या 11 किसी विकल्प में दिया गया है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी कि पासा का है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? दिए गए पासे के प्रत्येक फलक पर ए बी सी डी ई और दोस्तों एफ अक्षर छपे हैं। डी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर छपा है वही हमें बताना है। मतलब कि डी नामक जो फलक है उस अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों जो है डाइस को देखिए ध्यान से, पासे को देखिए। इसमें एक अक्षर आपको कॉमन दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों? कॉमन। देखिए यहाँ पे है दोस्तों डी सी बी, यहाँ पे डी ई ए। कॉमन क्या मिला यहाँ पे? एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों कॉमन क्या मिला? तो कॉमन यहाँ पे मिला है दोस्तों डी मिला है, यहाँ भी डी मिला है। बस हमारा काम हो गया। इसी डी को पकड़िए, ध्यान दीजिएगा, इसी डी को पकड़िए और इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इसको पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा में। मतलब जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे ही तो घूमती है ना, इस टाइप से। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, ये घड़ी की
मतलब कि दिशा हो गई, यानी कि दक्षिणावर्त हो गया। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहली आकृति में दोस्तों यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, पहले आएगा डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद दोस्तों सी आएगा। दूसरे वाले में दोस्तों क्या आएगा, दूसरे वाले में यहाँ पे दोस्तों बनने वाला है डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ई आएगा। देखिए डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा। दूसरे वाले में देखिए डी आएगा, ए आएगा, ई आएगा, डी आएगा, ए आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, सी के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, सी के विपरीत यहाँ पे ई के विपरीत यहाँ पे सी हो जाएगा। बी का उल्टा दोस्तों ए का उल्टा बी, तो डी का उल्टा डी होगा दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि एक ही पासे पर दोस्तों दो अंक कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो डी के विपरीत यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, बचा हुआ अक्षर। बचा हुआ अक्षर दोस्तों कौन सा है, एफ है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफ आएगा। बचा हुआ तो एफ ही है ना, तो यानी कि एफ हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक आकृति बनाई गई है जो कि अधूरी है। अधूरी आकृति को पूरी करने वाली आकृति ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही होगा। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही नहीं होगा, पहले उसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं पूरा, कैसे बनेगा। ये वाला दोस्तों ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला दोस्तों ऐसे मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों पूरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों नहीं है, गलत हो गया। और कौन सा हमारा, इसके अलावा कौन सा हमारा बनेगा, तो देखिए हमारा ऐसे बन जाएगा। कैसे, ये वाला गोला दोस्तों ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा ना, गोला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा गोला नहीं है, गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया, यानी कि सी वाला भी गलत हो गया। अब बचा हुआ दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन, ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ से आर पार जा रही है, ठीक है ना, आर पार जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ये आर पार दोस्तों नहीं जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये आर पार नहीं जा रही है। तो यानी कि बी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया। यानी कि इसमें दोस्तों ये नहीं था पूरा, ठीक है, डी वाले में क्या था, ये पूरा नहीं था, ये लाइन भी नहीं थी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये पूरी लाइन आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये मिसिंग है। तो ये इस वाले इतने हिस्से की वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में किसी क्रमिक संख्याओं के युग में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है। फिर से समझिएगा लैंग्वेज को, नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है। ये कह रहा है दोस्तों कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कितने ग्रुप ऐसे बनेंगे जिनके बीच का अंतर 3 का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये होते हैं फ्री के नंबर, कभी गलत ना होने पाए। ध्यान से देखिए, 9 और 7 के बीच में क्या 3 का अंतर है, नहीं। 7 और 4 के बीच में क्या 3 का अंतर है, आप कहोगे बिल्कुल है। तो 7 और 4 के बीच में एक हमारा हो गया। ठीक, आगे चलिए। 4 3 के बीच में 3 का अंतर है, नहीं है। 3 8 के बीच में नहीं है। 8 6 के बीच में नहीं है। 6 2 के बीच में नहीं है। 5 1 के बीच में नहीं है। 1 और 3 के बीच में नहीं है। 7 4 के बीच में क्या आपको दिख रहा है, देखिए 2 और 5 के बीच में है दोस्तों। कितने का अंतर है यहाँ पे, एक अभी गलत हो जाता है ना, देखिए 2 और 5 के बीच में भी अंतर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 और 3 के बीच में नहीं है। 7 और 4 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। आगे चलिए, 5 और 2 के बीच में अंतर है, बिल्कुल है। यहाँ भी एक हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। आगे चलिए, 3 8 के बीच में क्या है, नहीं है। 9 6 के बीच में क्या 3 का अंतर है, आप कहोगे बिल्कुल है, 9 और 6 के बीच में। और लास्ट में दोस्तों 7 और 5 के बीच में नहीं है। तो कितने ग्रुप यहाँ पे बन गए, 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितने ग्रुप हैं दोस्तों यहाँ पे, 5 ग्रुप हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी 5 ऐसे यहाँ पे दोस्तों क्रमिक संख्याएं हैं जिनके युग में 3 का अंतर है। युग्म का मतलब दोस्तों दो संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो दोस्तों कितने ग्रुप हैं, कितने युग में हैं, 5 युग में हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर चैप्टर का है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना किसी कोड के याद किए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यदि 24 जुलाई 1999 को शनिवार था तो 28 जुलाई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए 24 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 24
जुलाई और दोस्तों क्या है 1999 है। कोई इस दिन कौन सा दिन था? शनिवार यानी कि सैटरडे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पे हमें निकालना है 28। ध्यान दीजिएगा 28 जुलाई, क्या है दोस्तों? जुलाई है ना, हाँ जुलाई है। 28 जुलाई 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24 जुलाई, यहाँ पे 28 जुलाई। तो ध्यान से अगर देखा जाए, अगर 24 जुलाई का पता है और 24 जुलाई 2003 का निकाल लिया जाए तो क्या हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कि हम लोग 28 जुलाई नहीं निकालेंगे, 24 जुलाई को निकालेंगे और 2003 का दिन। ठीक है ना, तो कौन सा दिन हो जाएगा? निकाल लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? 24 जुलाई, देखिए हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया? 24 जुलाई निकालना हमें 28 जुलाई का है। ध्यान दीजिएगा 24 जुलाई 1999 को शनिवार है, तो 24 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे तारीख हम लोगों ने समान कर लिया। सिर्फ यहाँ पे तो 1999 से 2003 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे। देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1999। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? 2000 आएगा। ठीक है, 2000 के बाद दोस्तों 2001 आएगा। उसके बाद दोस्तों 2002 आएगा। उसके बाद दोस्तों 2003 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1999 में कौन सा दिन था? शनिवार था। कौन सा दिन था? शनिवार था। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे +2। ध्यान दीजिएगा +2 क्यों हुआ समझाता हूँ, घबराइएगा मत। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा सोमवार। देखिए दोस्तों अगर 24 जुलाई 1999 को शनिवार था तो दोस्तों 24 जुलाई 2000 को कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए वैसे तो बढ़ जाते हैं दोस्तों एक दिन, ध्यान दीजिएगा एक दिन, लेकिन दोस्तों 2000 क्या है? एक लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है। अधिवर्ष की यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक 2000 क्या है दोस्तों? एक लीप ईयर है, यानी कि अधिवर्ष है। इसमें दोस्तों 366 दिन होंगे। ठीक है, 30 वजह से इसमें 2 जुड़ा हुआ है तो सोमवार हो जाएगा। आगे चलिए 2000 के बाद दोस्तों 2001, इसमें क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1, यानी कि सोमवार से क्या हो जाएगा? मंगलवार। देखिए अब 2000 से 2001 के बीच में एक हमारा साधारण वर्ष है, उसमें 1 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? मंगलवार। आगे चलिए 2002 में क्या हो जाएगा? +1, यानी कि बुधवार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 2003 में +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि 24 जुलाई, ध्यान दीजिएगा 24 जुलाई 2003 को कौन सा दिन है? गुरुवार है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया यहाँ पे? 24 जुलाई 2003 को कौन सा दिन है? गुरुवार है। तो क्या हम लोग अब नहीं बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि 28 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। भाई 24 4 कितना होता है? 28। तो 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? गुरुवार में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि 28 जुलाई 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व किया। मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा होगा, नहीं तो दोस्तों ये सब सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर का सवाल है। ठीक है, 24 जुलाई 1999 को शनिवार था, तो हमें 28 जुलाई 2003 को बताना था कि कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों ने 28 जुलाई का ना निकाल करके 24 जुलाई 2003 का निकाल लिया, तो उस दिन आया गुरुवार। कैसे आया? 1999 शनिवार, 2000 को क्या हो जाएगा? यानी कि 1999 से 2000 में 1 बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2000 क्या है? एक लीप ईयर है, यानी अधिवर्ष है। अच्छा, अधिवर्ष की पहचान कैसी होगी? किसी भी वर्ष में दोस्तों अगर हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो यानी कि वह क्या हो जाएगा? अधिवर्ष हो जाएगा। 4 से भाग देने पर दोस्तों शेषफल 0 आना चाहिए, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? अधिवर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 से भाग दीजिए, देखिए हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है। बाकी अगले साल 2001 में 1 जुड़ जाएगा, फिर अगले साल में तो 1 जुड़ जाएगा, फिर अगले साल में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 24 जुलाई 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। तो 28 का बताना है, तो गुरुवार में 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? सोमवार। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया? तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जो भी भाई बहन यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुबह वाली क्लास जो 9 बजे आती है उसको आप लोग अटेंड कीजिए, इसको भी अटेंड कीजिए। अगर आप रेलवे के अलावा किसी अन्य की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस क्लास को तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा उस क्लास को भी अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एलपी, आरआरबी, जेई के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में 100% जरूर पूछा जाएगा। यानी कि सुबह
सुबह 9 बजे वाली क्लास को आप लोग लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा इस शाम वाली क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।